नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में मैं ऐसी सूचनाओं के साथ उपस्थित हूं जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है एवं विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया है किंतु उन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। तो आप सभी से आग्रह है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत सारे छात्रों से ऐसे भी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन शेयर नहीं करते। तो उन छात्रों से भी आग्रह है कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर किया करें। मैं आपको अच्छी से अच्छी सूचना लेकर उपस्थित होता हूं और आप कम से कम इतना किया करें कि चैनल को शेयर कर दिया करें। इसके बाद नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। तो पहली महत्वपूर्ण खबर टीजीटी पीजीटी 2020 से संबंधित है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 का विज्ञापन 2 से 3 दिन के अंदर जारी होने वाला है। ये भर्ती 15 से 17 हज़ार पदों के लिए होगी। इसमें लगभग 12 से 13 हज़ार पद टीजीटी के एवं 3000 से 3500 के बीच पीजीटी के पद होंगे और ये भर्ती पुराने पैटर्न के आधार पर ही की जाएगी। आयोग ने फैसला किया है कि भर्ती को पुराने पैटर्न के आधार पर ही करना है क्योंकि यदि उसमें नए परिवर्तन होते हैं तो मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाता है। इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से लंबित हो जाती है। किंतु माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है कि 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरी करना है। यदि 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है तो पुराने पैटर्न के आधार पर ही भर्ती कराना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी तक छात्र संशय की स्थिति में थे कि भर्ती प्रक्रिया में क्या परिवर्तन होंगे और कैसे कैसे परिवर्तन आयोग द्वारा किए जा सकते हैं, किंतु इस संबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा ये आश्वासन दिया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी ये, और टीजीटी पीजीटी की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। ऐसी भर्ती अभी तक कभी भी नहीं हुई। 17,000 पदों के लिए विज्ञापन कभी भी नहीं जारी हुआ। अभी तक जो भी भर्ती आती थी 5,000, 7,000, 9,000 पदों के लिए आती थी, लेकिन 17,000 पदों के लिए विज्ञापन ऐतिहासिक है। आप सभी छात्रों से आग्रह है, फॉर्म आने का इंतजार न करिए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि आप जानते हैं कि 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरी करना है। तो यदि अक्टूबर में फॉर्म आ रहा है तो मार्च अप्रैल में इसकी परीक्षा पूरी तरह से हो जाएगी और ये भर्ती जुलाई अगस्त तक पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी। सभी छात्रों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ऐसा कहना है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। इसके बाद और इससे संबंध में जो भी सूचनाएं आएंगी और विज्ञापन जब जारी होगा और भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी, सभी सूचनाओं को आपको चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के आदेश के तहत 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है, किंतु अभी 37,000 पदों का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट खुल गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है, जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी। 37,000 छात्र जो आशा छोड़ चुके थे उन सभी के लिए खुशखबरी है कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस भर्ती का निस्तारण किया जा सकता है, कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है। पर अब इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। शुल्क भरपाई के लिए शिक्षण संस्थान मनमाने तरीके से भर रहे हैं एससी छात्र। छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना का लाभ लेने के लिए शिक्षण संस्थान अनाप शनाप ढंग से अपने यहाँ अनुसूचित जाति के छात्रों को भर रहे हैं। जिस वर्ग की आबादी करीब 21% है, शिक्षण संस्थानों में उस वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 60% से भी ज़्यादा दिखाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने ऐसे मामलों की जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश भेज दिए गए हैं। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय और अन्य वर्गों के लिए 2 लाख रुपए तक का सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ देती है।
सामान्य व पिछड़े वर्ग के लिए उपलब्ध बजट में वरीयता सूची बनाकर छात्रों को योजना का लाभ दिया जाता है। तो छात्रों में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शुल्क प्रतिपूर्ति है विद्यालय के खाते में आती है और विद्यालय द्वारा इस शुल्क के का हरण किया जाता है, छात्रों से ज़बरदस्ती इसको कुछ परसेंटेज लिया जाता है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो शुल्क प्रतिपूर्ति के माध्यम से ही कमाई करना चाहते हैं। तो ऐसे विद्यालयों की यहाँ पर आप देख रहे हैं शासन द्वारा फैसला लिया गया है कि ऐसे विद्यालयों की गहन जांच होगी जो अनाप शनाप तरीके से शुल्क प्रतिपूर्ति लेने के चक्कर में है। सरकार द्वारा मदरसों के छात्रों को दिलाई जाएगी फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के लगभग 560 पदों पर भर्ती होने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को फिजिकल एजुकेशन भी दिया जाएगा। इसके लिए मदरसा बोर्ड की नियमावली में बदलाव होगा। मदरसा बोर्ड ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि नियमावली में बदलाव के बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड से संबंध सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों की वैकल्पिक विषयों में फिजिकल एजुकेशन शामिल हो जाएगा और मदरसों में एक फिजिकल एजुकेशन अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रदेश में 16,000 मदरसे हैं। इनमें से अधिक सहायता प्राप्त 560 मदरसे हैं। इनमें मदरसों में मुंशी मौलवी हाई स्कूल समकक्ष, आलिम इंटर समकक्ष व कालिम व फाजिल स्नातक की पढ़ाई होती है। मान्यता प्राप्त मदरसों में 5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मदरसों की शिक्षा के निजाम में मूलभूत सुधार किया है। अब मदरसों की परीक्षा समय से होती है। अब मदरसों में फर्जीवाड़े की शिकायतें भी नहीं आती। अब मदरसा शिक्षा बोर्ड ने निर्णय लिया है कि यहाँ के छात्रों को मुख्य धारा के स्कूल कॉलेज से जोड़ने के लिए उनको फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा भी दी जाएगी, लेकिन बोर्ड की नियमावली आड़े आ रही थी। बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया कि इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव पर शासन की सहमति मिलती है तो 560 मदरसों में फिजिकल एजुकेशन की भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। यह वैकल्पिक विषय होगा और मदरसों में 560 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में 560 शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी होगा। आप तैयारी करते रहें, विज्ञापन जल्द ही जारी होगा क्योंकि 6 महीने के अंदर बहुत सारी वैकेंसी को पूरा करना है और उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गुरुजी भी देंगे अब इम्तिहान, नंबरों से तय होगा ACR। यहाँ पर आप देख रहे हैं अब परिषदीय स्कूलों के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अब नंबरों के आधार पर तय होगी। 100 अंकों में गुरुजी का मूल्यांकन होगा और इसी के आधार पर अच्छी या खराब ACR तय होगी। अभी तक परिषदीय स्कूलों में इसके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि पहले शिक्षक सेल्फ अप्रेजल भरेगा, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी इसकी परीक्षा कर इसे आगे बेसिक शिक्षा अधिकारी को बढ़ाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ACR को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिन 9 मानकों पर शिक्षकों व प्रधानाध्यापक का मूल्यांकन किया जाएगा, इसमें पहला ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अवस्थापना सुविधा के 10 अंक होंगे। दूसरा औसत छात्र उपस्थित और 60 से 80% तो 5 अंक और 80% से अधिक तो 10 अंक मिलेंगे। तीसरा प्रधानाध्यापक व शिक्षक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत 60 से 80% हो तो 5 अंक और 80% से अधिक है तो 10 अंक मिलेंगे। चौथा, लर्निंग आउटकम की अंतिम कक्षा में अगर विद्यालय का ग्रेड A+ है तो 20 अंक, A है तो 16 अंक और B है तो 12 अंक और C है तो 8 अंक और D है तो 4 अंक मिलेंगे। पांचवा, दीक्षा पोर्टल का प्रयोग करने पर 10 अंक। छठा, सभी छात्रों को रिजल्ट उपलब्ध कराना 10 अंक। सातवां, SMC की नियमित बैठक प्रतिमाह करने पर 10 अंक। 8वां, छात्र द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग नियमित करने पर 10 अंक और 9वां, प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह का कक्षा में नियमित प्रयोग करने पर 10 अंक। इस तरह से कुल 100 अंकों का मूल्यांकन कर ACR तैयार होगी। इसे मानव संपदा पोर्टल पर भी लॉन्च ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 50% से कम अंक मिलने पर खराब होगी ACR। खंड शिक्षा अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 100 अंकों में शिक्षकों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। 90% से अधिक अंक मिलने पर उत्कृष्ट,
71 से 90% अंक मिलने पर अति उत्कृष्ट, 61 से 70% तक अंक मिलने पर उत्तम, 50 से 60% अंक मिलने पर संतोषजनक व 50% से कम अंक मिलने वालों को ACR को खराब श्रेणी में माना जाएगा और 50% से कम अंक पाने वाले शिक्षकों के वेतन में भी कटौती की जानी चाहिए। ये सरकार की बहुत अच्छी प्लान है। इसके माध्यम से उम्मीद है कि परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और छात्रों का भविष्य संवरेगा। अभी तक क्या है कि अधिक से अधिक अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बच्चे परिषदीय विद्यालयों में, गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ करके प्राइवेट विद्यालयों में ही दाखिला ले, और ऐसा होता भी है। यदि ऐसा होता है, सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प होता है, तो अभिभावकों के लिए अभिभावकों को भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको मोटी रकम नहीं देनी पड़ेगी। प्राइवेट विद्यालयों में वहाँ पर मनमाने तरीके से फीस वसूली जाती है, और इधर छात्रों को भी फायदा होगा, छात्रों का भविष्य संवरेगा, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। सहकारिता भर्ती घोटाला, एक और जांच पूरी होने के करीब। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1500 से अधिक पदों पर भर्ती से संबंधित यह जांच। सपा शासनकाल के दौरान सहकारी संस्थानों में हुए भर्ती घोटाले की एक और जांच पूरी होने वाली है। SIT की यह जांच पहले अंतिम चरण में थी, अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसमें और तेजी आ गई है। SIT अब जिन भर्तियों की जांच को अंतिम रूप देने में जुटी है, उनमें सबसे अधिक 1018 पद ग्राम्य विकास बैंक, 318 पद कोऑपरेटिव यूनियन, 112 पद PCF, 96 पद राज्य भंडारण निगम तथा 34 पद सहकारी निर्माण विभाग के हैं। अप्रैल 2018 में सहकारी संस्थानों में हुई इन नियुक्तियों की SIT जांच शुरू हुई थी। SIT सोमवार तक इस मामले में इन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकती है। सूत्रों के अनुसार इन भर्तियों में हुई अनियमितता में भी उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष रामजतन यादव की भूमिका पाई गई है। SIT ने अपनी पहली रिपोर्ट में भी उन्हें दोषी पाया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऐसी भर्ती जिनमें घोटाले हुए हैं, इन सभी की जांच की जा रही है, वो तो एक अच्छी बात है। किंतु सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जांच प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें तो अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है, जांच 2-2, 3-3 साल तक चलती रहती है, और उसके बाद जांच के बाद उसका परिणाम निकलता है, उसका निष्कर्ष निकलता है कि घोटाला हुआ ही नहीं। तो इससे 3-3 साल तक छात्रों का नुकसान होता है, वो बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो जांच तो कराएं, किंतु जांच जल्दी पूरी करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। रोक के बाद भी OBC को 27% आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर खड़ा हुआ विवाद। पुलिस मुख्यालय ने PEB को, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को दिया है भर्ती कराने का जिम्मा। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 को लेकर विवाद गहरा गया है। इसमें पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा ने OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का प्राविधान किया है, जबकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट की अवमानना की स्थिति पैदा होने पर सरकार नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार ने अगले महीने के उपचुनाव में युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए 4000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा पिछले 3 सालों से अटकी हुई थी। ऐसी लगी है रोक। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 8 मार्च 2019 को प्रदेश में OBC को दिए जाने वाले आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल हुई है और कोर्ट ने अंतरिम तौर पर 27% आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस मामले में 24 सितंबर को आखिरी बार सुनवाई हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर देश चुनाव को देखते हुए जो कांग्रेस सरकार ने इसको 27% आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया था, किंतु वर्तमान समय में BJP की सरकार है और चुनाव इस समय आप जान रहे हैं कि उपचुनाव चल रहा है, और उपचुनाव के माध्यम से ही सरकार गिरेगी या रहेगी इसका फैसला हो जाएगा। तो इस संबंध में अभी सरकार कोई भी फैसला लेना नहीं चाहती है, और चुनाव के बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। मिशन शक्ति अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का प्रदेशव्यापी अभियान। वाराणसी और जौनपुर, मिर्जापुर में भी कार्यक्रम। मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में सहारनपुर में महिला उद्यमियों को 2.46 करोड़ रुपए के प्रावधान का वितरण किया गया है। कार्यक्रम के दौरान विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 25 महिला प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण सर्टिफिकेट का वितरण किया गया है, जबकि 10 रोल मॉडल
को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए हैं। महिला अभ्यर्थियों को कार्यस्थल पर उत्पीड़न को रोकने और विभिन्न कानूनों में मौजूद प्रावधानों के विषय में भी जानकारी दी गई है। विभाग में बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और मेरठ जिलों में भी जागरूकता अभियान आयोजित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने मिर्जापुर की 10 महिला श्रमिक लाभार्थियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो दोस्तों, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं के सुरक्षा के संबंध में सम्मान के लिए ये बहुत ही अच्छी पहल है। अब देखते हैं कि मिशन शक्ति के बाद उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न रुकता है या नहीं रुकता है, और ये सरकार की योजना कहाँ तक सफल होती है। इसके बाद दोस्तों, 5 वर्ष में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद। यहाँ पर आप देख रहे हैं, नई दिल्ली से खबर है। स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक विस्तृत खाका तैयार किया है। इसमें श्रम, उद्योग और कौशल विकास जैसे मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 15 करोड़ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की तैयारी है। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कौशल योजना फ्रेमवर्क तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है। नई शिक्षा नीति के अमल में तेजी से जुटे शिक्षा मंत्रालय का सबसे ज्यादा ध्यान स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का है। वैसे भी मौजूदा समय में देश के स्कूल कॉलेजों में 30 करोड़ से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। ऐसे में सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है। सरकार की कोशिश है कि यदि उन्हें उनकी रुचि के मुताबिक किसी व्यवसाय से जोड़ दिया जाए तो वे आगे चलकर इसे अपने रोजगार का साधन बना सकते हैं। मौजूदा समय में देश में व्यावसायिक शिक्षा लेने वालों का आंकड़ा सिर्फ 5 से 7% तक है। इसमें इंजीनियरिंग या दूसरे तकनीकी कोर्स करने वाले छात्र भी शामिल हैं। सरकार की योजना इसे बढ़ाकर 50% तक पहुंचाने की है। इसे लेकर पूरी योजना पर काम किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा की ओर से यह पढ़ाई स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक एक साथ शुरू होगी। साथ ही इसमें शैक्षणिक कोर्सों की तरह छात्रों को आगे भी पढ़ाई करने का विकल्प दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा से सभी छात्रों को जोड़ने के इस रोडमैप को लेकर संबंधित मंत्रालयों के अलावा उद्योग जगत से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों और व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों के साथ मिलकर काम शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी तक भारत में परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को महत्व दिया जाता था। इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो, समाजशास्त्र पढ़ो, किंतु समाजशास्त्र, इतिहास और भूगोल इन सभी शिक्षाओं का महत्व सरकारी नौकरियों में है। और अब सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने जा रही है और नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ताकि भारत की शिक्षा व्यवस्था अभी तक तो ऐसी थी कि 30 साल से 35 साल तक छात्र घर से पैसा लेकर के पढ़ाई करते हैं। यदि ऐसे छात्रों को प्रारंभ से ही व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ दिया जाता है तो पहले से ही वो हुनरमंद हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई रोजगार भी अपना लेंगे। तो इससे घर की, देश की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और वो तो ये जो प्राइवेट में जाना चाहते हैं उनको तो हुनरमंद सरकार बना रही है, बहुत अच्छी बात है। किंतु सरकार से आग्रह है, जो छात्र डिग्री लिए बैठे हैं, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो छात्र उन पर भी ध्यान दें और उनको नौकरी प्रदान करें, तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद दोस्तों, सीडीओ की अध्यक्षता में शिक्षकों की होगी तैनाती। ये खबर उन्नाव से है। सहायक अध्यापक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाने में पारदर्शिता बरतने की नीति प्रशासन ने अपनाई है। सीडीओ की अध्यक्षता में सारी कवायद डायरेक्ट कैंपस में काउंसलिंग से लेकर स्कूल आवंटन में की जाएगी। इसके लिए निर्देश जारी हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सारी प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाएगा। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जिले में आवंटित नवनियुक्त शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्वाइन कर लिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि अपर मुख्य सचिव बेसिक रेणुका कुमार ने स्कूल आवंटन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। 26 से 28 अक्टूबर तक काउंसलिंग, 29 अक्टूबर को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। दिव्यांग व महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद पुरुष शिक्षक को रोस्टर के आधार पर स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।